एडवांस वेबर निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज रविवार के दिन की बात करें तो आज का दिन विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के ही नाम रहा। कोलकाता से शुरुआत करें तो कोलकाता में जहां ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों का भी प्रदर्शन जारी है और पश्चिम बंगाल से तो दो और ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। तो वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि दिल्ली में भी भाजपा की जन आक्रोश रैली हुई। हरियाणा की बात करें तो यहां चुनाव प्रचार की सरगर्मियां तेज हैं, तमाम चुनावी रैलियां यहां हो रही हैं। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें बिहार की तो वहां भी जातीय जनगणना को लेकर राजद का विरोध प्रदर्शन सामने आया है। तो तमाम ऐसी खबरें जिन पर हम आज न्यूज नाइट में करेंगे, इस पर विस्तार से इसको दिखाएंगे आपको। लेकिन साथ ही हमारी चर्चा का मुद्दा आज रहेगा हरियाणा के विधानसभा चुनाव, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव की तारीख में चुनाव आयोग के द्वारा बदलाव किए जाने को कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बना रही है, जो आखिर एक मुद्दा है नहीं, क्योंकि पहले भी बहुत बार ऐसा किया जा चुका है। तो इसी पर रहेगा हमारा आज का चर्चा का फोकस भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हरियाणा में 3 और जेजेपी विधायकों ने थामा भाजपा का दामन। अंबाला की पूर्व मेयर शक्ति रानी शर्मा भी पार्टी में हुई शामिल। जींद की जन आशीर्वाद रैली में सीएम नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर निशाना। आप और कांग्रेस सहित अन्य दलों का प्रचार अभियान जारी। पेरिस पैरालंपिक्स के भारतीय विजेताओं को प्रधानमंत्री ने फोन करके दी शाबाशी। मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस के बेहतरीन प्रदर्शन को सराहा। अवनी लेखरा की सफलता पर भी जताई खुशी, कहा कामयाबी पर गर्व कर रहा है देश। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के ध्वजा प्रतीक चिन्ह का किया अनावरण। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसी चुनौतियों का किया जिक्र। प्रधान न्यायाधीश का न्यायपालिका को अधिक पारदर्शी, मानवीय और सक्षम बनाने पर जोर। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीईएमएल बेंगलुरु में वंदे भारत स्लीपर कोच के प्रोटोटाइप संस्करण का किया अनावरण। कहा अगले 3 महीनों में परिचालन के लिए तैयार होगी स्लीपर कोच वंदे भारत ट्रेन। किफायती किराए में तेज और आरामदेह यात्रा होगी सुनिश्चित। अगस्त में देश भर में हुआ 1,74,000 करोड़ का जीएसटी संग्रह। पिछले साल अगस्त की तुलना में आया 10% का उछाल। चालू वित्त वर्ष में अब तक जीएसटी संग्रह में दर्ज किया गया लगातार इजाफा। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 10% से अधिक की तेजी। बंगाल की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए फिर सड़कों पर उतरे लोग। कोलकाता में नागरिक समाज ने महिला डॉक्टर के मामले पर किया जोरदार प्रदर्शन। एम्स ऋषिकेश में उपराष्ट्रपति ने कोलकाता की घटना को बताया मानवता के लिए शर्मनाक। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर महाविकास अघाड़ी की राजनीति पर महायुति का पलटवार। सीएम शिंदे ने कहा आगामी चुनाव में हार निश्चित देखकर राजनीति कर रहा है विपक्ष। फडणवीस ने कहा एमवीए ने कभी नहीं किया शिवाजी महाराज का सम्मान। तेलंगाना में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। सोमवार को सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में घोषित किया गया अवकाश। मौसम विभाग ने 2 दिन भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। आंध्र प्रदेश सहित आसपास के राज्यों में कई जगह भारी बरसात। और आइए शुरुआत कर लेते हैं चुनाव की खबर से। हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो रही है। आज रविवार को जहां भाजपा की जन आशीर्वाद रैली हुई तो वहीं आम आदमी पार्टी इनेलो की भी रैलियां हुई। कांग्रेस मतदान की तारीख में बदलाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है।
हालांकि चुनाव आयोग इस बदलाव का कारण स्पष्ट कर चुका है। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियों को रफ्तार देते हुए भाजपा ने रविवार को जींद में जन आशीर्वाद रैली आयोजित की। इस रैली में कई दिग्गज नेताओं के भाजपा में शामिल होने की खबर ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। इस रैली में जजपा विधायक रामकुमार गौतम, जोगीराम सिहाग तथा पूर्व मंत्री अनूप धानक भाजपा में शामिल हो गए। वहीं अंबाला की पूर्व मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। शक्ति रानी हरियाणा जनचेतना पार्टी के प्रमुख विनोद शर्मा की पत्नी हैं, जिनके बेटे कार्तिकेय शर्मा भाजपा के सहयोग से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा में पहुंचे हैं। इस रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे लोगों को झूठ बोलकर गुमराह कर रही है। हमें 56 दिन का समय मिला है। 56 दिन के समय के अंदर हमारी सरकार ने 128 निर्णय हरियाणा प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारी सरकार ने किए हैं। भाइयों, ये लोग हिसाब मांग रहे हैं। मैंने तो इनको कहा, मैंने कोई ज्यादा बात नहीं इनसे पूछी थी। मैंने कांग्रेस के लोगों से ये बात पूछी थी कि आप 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आप मुझे ये बताने का काम करें। मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा था, आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी, गरीब के बच्चे को नहीं लगती थी, कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को लग जाती थी। उसके बारे में हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताने का काम करें। जहां एक ओर भाजपा अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रविवार को चरखी दादरी में एक जनसभा को संबोधित किया। बसपा के साथ गठबंधन में उतरी इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला ने बताया कि आने वाले वक्त में 4 बड़ी रैलियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती भी शामिल होंगी। वहीं दिल्ली में कांग्रेस की हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान तथा भूपिंदर हुड्डा भी शामिल हुए। इस बीच हरियाणा में चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों की तारीख में बदलाव किए जाने के बाद से ही कांग्रेस लगातार भाजपा को घेरने में लगी है। इस मसले पर जबरदस्त वार प्रतिवार देखने को मिल रहा है। हम लोग तो तैयार हैं, पहले भी तैयार थे। हमारी तरफ से कल चुनाव हो जाए उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। और जहां पे घमासान हो रहा है, जहां पर जिस जगह पे तैयारी नहीं है, जहां पर एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी, वो किसी न किसी बहाने चुनाव आगे पोस्टपोन करना चाहती है। ये दर्शाता है भाजपा की हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में प्रतिबद्धता और लोगों को अधिक से अधिक मतदान वो कर सके ऐसे अवसर प्रदान करना। और कांग्रेस का ये दिखाता है कि ये भाग रहे हैं। अरे भाई, भाग रहे हो तो अगर तुम्हें ये तरीके नहीं पसंद है तो ना जाना वोट डालने, घर बैठो। हालांकि चुनाव आयोग ने शनिवार को हरियाणा में विधानसभा के लिए मतदान 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर कराने की घोषणा करते हुए ये स्पष्ट किया था कि बिश्नोई समुदाय की परंपराओं का सम्मान करते हुए ये किया गया, क्योंकि हरियाणा में गुरु जम्बेश्वर के सम्मान में आसोज अमावस्या उत्सव में भाग लेने के लिए राजस्थान जाने की सदियों पुरानी प्रथा है तथा अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा बीकानेर राजस्थान के द्वारा मतदान की तिथि पुनर्निर्धारित करने का भी अनुरोध किया गया था। लेकिन चुनावी मौसम में इस मुद्दे को भुनाने के प्रयास में लगी है कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चुनावी मौसम है तो जाहिर है कि मुद्दे भी आएंगे सामने और विपक्ष इन मुद्दों को भुनाने का प्रयास भी करेगा। लेकिन यहां जो मुद्दा विपक्ष बता रहा है वो मुद्दा वास्तव में मुद्दा है भी कि नहीं, कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि यहां बात हो रही है कि चुनाव आयोग ने हरियाणा के चुनाव की तारीख बदल दी। तो ऐसे में आपके सामने रखना चाहेंगे वो भी बात कि कब कब चुनाव आयोग ने तारीख बदली। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 2012 में ही उत्तर प्रदेश की खबर है ये कि बाराफात के कारण ही मतदान की तारीख को चुनाव आयोग के द्वारा बदल दिया गया। लेकिन मात्र 2012 नहीं, बहुत बार और भी ऐसा हुआ है। जैसे 2022 में ही पंजाब में ही 1 हफ्ते के लिए चुनाव को स्थगित किया गया था। कारण क्या था? गुरु रविदास जयंती, जिसके लिए भारी तादाद में पंजाब से लोग वाराणसी जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने तारीख बदली, लेकिन तब शोर किसी ने नहीं किया। 2022 मणिपुर में भी तारीख में बदलाव किया गया, क्योंकि ईसाई समुदाय की रविवार की प्रार्थना के प्रति सम्मान जताते हुए ही चुनाव आयोग ने ये एडजस्टमेंट की और तारीख को बदला।
2023 में भी राजस्थान में भी मतदान की टाइम पे तारीख बदली गई थी, जब देव उठनी एकादशी पर मतदान को स्थगित किया गया था। और अब 2024 का उदाहरण हमारे सामने, जब हरियाणा में भी अब मतदान की तारीख में बदलाव हुआ है। और अब मतदान की तारीख को बदलते हुए जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर भी धार्मिक परंपराओं के सम्मान स्वरूप ही अब तारीख को बदला गया है। वहीं अगर हम आगे बढ़ें तो आपके सामने हम ये भी कुछ तथ्य रखना चाहेंगे कि किस तरीके से क्योंकि कारण जो बताया गया वो यही है कि जो बिश्नोई समुदाय है, जो बिश्नोई पंथ है, उन्हीं के जो फॉलोअर्स हैं वह उन्हीं लोगों की परंपराओं के सम्मान स्वरूप ये किया गया है। और अगर हम बिश्नोई समुदाय के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में ही इनकी कुल आबादी 13 लाख है, जिनमें से सबसे ज्यादा आबादी राजस्थान में ही है। अभी मतदान की तारीख में बदलाव इसीलिए किया गया कि 1 अक्टूबर को वो सब बीकानेर जाते हैं, जहां पर वो अपने उसमें उनका अमावस्या का जो त्योहार होता है उसी के मद्देनजर उनकी यात्रा होती है, जो सदियों से होती आ रही है। इसी के समान स्वरूप तारीख में बदलाव हुआ। लेकिन राजस्थान में 9 लाख बिश्नोई पंथ के लोग रहते हैं, वहीं हरियाणा में देखें आंकड़ा तो लगभग 2 लाख का आंकड़ा पड़ता है। यहां पर बात समझनी जरूरी है कि बिश्नोई समुदाय के सम्मान स्वरूप ही इस काम को किया गया है। आगे बढ़े तो आपके सामने यह भी तस्वीर रखना चाहेंगे कि बिश्नोई समुदाय, जिसका आंकड़ा हमने आपके सामने रखा 2 लाख है हरियाणा राज्य में, तो 2019 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपके सामने तस्वीर रखेंगे कि बिश्नोई बाहुल्य जो जिले आते हैं हरियाणा में, वो मात्र ये 4 जिले ही आते हैं, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद। और इनमें लगभग 11 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। और इन क्षेत्रों के 2019 के जो आंकड़े जीत के आए थे वो उनमें अगर आप देखें तो 2 सीटें कांग्रेस के पास आई थी, 3 सीटें जजपा के पास, 4 भाजपा के पास, 1 भारतीय लोकहित पार्टी के पास और 1 इनेलो के पास। इनेलो के पास 1 ही सीट आई थी, वो भी यहीं पे इन्हीं क्षेत्रों से आई थी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि सभी पार्टियों के बीच बटे हुए हैं ये विधानसभा की सीटें 2019 के आंकड़ों के लिहाज से। अब आपके सामने रखते हैं तस्वीर कि इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनावों में चुनावी समीकरण कैसे हैं, क्योंकि 2019 के चुनावों के मद्देनजर इस बार अगर हम देखें तो उनकी तुलना में इस बार समीकरण बिल्कुल नए और बदले हुए हैं, क्योंकि इस बार नए गठबंधन बन गए हैं। इनेलो तीसरी बार बसपा के साथ गठबंधन कर रही है और 53 सीटों पर इनेलो, 37 पे बसपा लड़ेगी। और गौर करिए कि इस गठबंधन के माध्यम से जाट और दलित वोटों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर हम जजपा की बात करें तो जजपा इस बार 70 सीटों पर आजाद समाज पार्टी के साथ जो 20 सीटों पर लड़ेगी, तो ये भी गठबंधन बना है, ये नया गठबंधन, पहली बार इनका गठबंधन बना है। भाजपा की बात करें तो भाजपा अपने बलबूते लड़ रही है, लेकिन वहीं आरएलडी के साथ गठबंधन होगा कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस भी अपने बूते खड़ी हो रही है, लेकिन सपा भी उनसे 5 सीटें मांग रही है। इसमें भी अभी पसोपेश की स्थिति है कि क्या ये गठबंधन होगा या नहीं होगा। तो वहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ हम जाट दलित की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जजपा और आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ने के बाद इनका प्रयास है कि जाट, युवा और दलित वोटों को साधा जाए। यहां यह भी ध्यान रखिए कि इन गठबंधनों की वजह से जाट वोट में ये भी बटेगा और दलित वोट भी बटेगा, जिससे सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। तो इस बार के समीकरण बड़े रोचक है और जाहिर है कि सीटवार भी समीकरण कुछ अलग ही कहानियां प्रस्तुत करते इस बार नजर आएंगे। और फिलहाल कार्यक्रम में हम यहां पर चर्चा करना चाहेंगे इसी मुद्दे के ऊपर। और जाहिर है कि जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की बात करते हुए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हरियाणा में जो नए गठबंधन बन रहे हैं उन गठबंधनों को देखते हुए ही इस बार के चुनावी समीकरण सामने आ रहे हैं। तो करेंगे आप भी इस पर चर्चा और इससे जुड़ा हमारा आज का विशेष जो कहता है हरियाणा में बदले चुनावी समीकरण, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धनंजय गिरी जो भाजपा के प्रवक्ता है, ऋषि शंकर मिश्रा जो कांग्रेस के समर्थक हैं और साथ ही अभय कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे सभी मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगी और सबसे पहले ऋषि जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि इस बार इस वक्त हालांकि जब चुनाव प्रचार आगे बढ़ता है तो तरह तरह के मुद्दे उठते हैं, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं, खासकर आज के दिन हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कारण है कि चुनाव आयोग ने तारीख में बदलाव किया। अभी हमने आपके सामने ये तस्वीर रखी कि पहली बार तो हुआ नहीं है, फिर इसे क्यों मुद्दा बना रही है कांग्रेस? देखिए, शायद आप अपडेट है या नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसको लेकर स्टैंड क्लियर कर दिया है। चुनाव आयोग का अधिकार है, वो कब क्या और चुनाव कराना चाहती है, ये चुनाव आयोग का अधिकार है। तो हरियाणा में कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसको लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखती है, क्योंकि फेस्टिवल का समय है और आपने बिल्कुल सही कहा, 13 लाख जो बिश्नोई समाज के लोग जो हैं राजस्थान में रहते हैं और जनरली इन दिनों में
जब फंक्शन होता है तो हरियाणा से जो बिश्नोई समाज के लोग हैं वो राजस्थान जाते हैं, तो स्वाभाविक है, फेस्टिवल का मौसम है। और दूसरा पहलू ये भी है, आप इसको देखेंगे फेस्टिवल टाइम में आप चुनाव करवाते हैं तो जो वोटिंग परसेंटेज है उस पर भी उसका असर पड़ता है। लेकिन जहां तक आपने जो चुनाव आयोग के फंक्शनिंग को लेकर कहा, तो ये देखिए चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, समय समय पे ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग के फंक्शनिंग पे आरोप लगाते रहे हैं। आप तो बहुत पुरानी तो यानी कि आप कहना चाहते हैं कि ये तो राजनीति का अंग है, इसको ऐसे मानते हैं आप? मैं भारतीय राजनीति का सही आईना दिखाना चाहता हूँ, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं। यदि कांग्रेस चुनाव आयोग के फंक्शनिंग पे सवाल उठा रही है तो ये 2002 में बीजेपी भी ने, जब लिगंदो साहब चुनाव आयुक्त थे, तो यही हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और किस प्रकार से चुनाव आयुक्त लिगंदो साहब पे नरेंद्र मोदी ने जो आरोप लगाया था, तो समय समय मतलब पे ऋषि तमाम जी, पॉलिटिकल ये पार्टी हम जानते फंक्शनिंग पे आरोप लगाते रहे हैं। ऋषि जी, आपकी बात सही है, ये बात आपने जो रखी है सामने, हम जानते हैं कि इस बात को क्लैरिफाई तो किया गया कांग्रेस की तरफ से, लेकिन मेरा सवाल आपके सामने ये भी है कि सब क्लैरिफाई हो गया, लेकिन दिन भर बयानबाजी करके आपने इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से खूब भुनाया, उसके बाद एक टुक जवाब ये आ जाना कि नहीं नहीं हम हर चीज को मानते हैं और चुनाव आयोग के प्रति हम सम्मान भी रखते हैं। ये जो बयान आ रहे थे आपकी ओर से कि डर गई है भाजपा, एंटी इनकम्बेंसी के कारण देरी कर रही है चुनाव की तारीख में भाजपा, 2-4 दिन की देरी से भाजपा को क्या फायदा होगा? देखिए ममता जी, मैं एक तथ्य रखना चाहता हूं, भाजपा कितनी डरी हुई है। 2019 में इनके तमाम जो लोकसभा की जो सीटें थी, बीजेपी चुनाव जीत गई। विधानसभा में कितने सीटें आए थे? 40। इस बार 5 सीटें भाजपा लूज कर गई है, तो इस बार सीटें आएंगी इनको 15 से 20। तो भाजपा तो डरी हुई है। नहीं, लोकसभा चुनावों की बात करते हैं तो 44 सीटें विधानसभा की ऐसी हैं जहां भाजपा को बढ़त मिल रही थी, कांग्रेस को 42 सीटें मिल रही थी। क्योंकि आप कह रहे हो भाजपा डरी हुई है, चलिए धनंजय जी के पास जाना चाहूंगी, धनंजय जी का जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि आपने बोला है डर गई है भाजपा। धनंजय जी, अरे आवाज तो अनम्यूट कर लीजिए। धनंजय जी जरा, मैं बोल रही हूँ ऋषि जी, जरा धीरज रखिए। धनंजय जी। ममता जी, भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति का नाम ही भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनमन की अभिव्यक्ति है, भारत के आम आदमी की आवाज है, जो सदियों से दलित व्यथित जो पीड़ित मन था उसकी अभिव्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के रूप में होती है। तो भारतीय जनता पार्टी, भाजपा डर गई है, लड़ गई है, अड़ गई है, ये सब हमारी शब्दावली नहीं है। हम राहुल गांधी की तरह उस शब्दावली नहीं यूज कर सकते जो पार्लियामेंट में उन्होंने काट दिया, मार दिया, छुरी चलाया, चाकू चलाया, जो पैकेट मारो की भाषा पॉलिटिशियन की मुंह से निकले। ये शोभा की चीज नहीं है और हम ऐसी बात बोलते भी नहीं है। 10 साल में जो हरियाणा का विकास हुआ है उसकी नजीर अब अपने आप में बता रही है कि क्या हरियाणा की बुलंद तस्वीर सामने आई है। लेकिन धनंजय जी, इस बार के लोकसभा चुनावों के कारण ये बात तो विदित ही है कि कहां पहले 10 सीटें और कहां 10 से 5 सीटें। तो इस बार क्या रणनीति लेकर भाजपा आगे जा रही है? क्योंकि ये तो लोकसभा चुनावों के आधार पर इस बात को कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल है। कुरुक्षेत्र से 5 जन्य फूंका गया है और हम लगातार कुरुक्षेत्र जीतते आ रहे हैं और कुरुक्षेत्र हमने जीता है, हरियाणा भी हम ही जीतेंगे और हम इसलिए जीतेंगे क्योंकि हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। जन गण मन के बीच में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की जो छवि है उसके बदौलत हमारे पास एक सदा हुआ नेतृत्व है और इतिहास गवाह है कि इतनी मेजोरिटी के साथ तीसरी बार लगातार हमने सरकार बनाया है, जो सालों बाद ऐसा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की जो आस्था है, जो विश्वास है, जो उनके प्रति लोगों का समर्पण है, एक आम आदमी, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, हर व्यक्ति जानता है। लेकिन धनंजय जी, यहाँ बात हरियाणा राज्य की हो रही है। राज्य में जिस तरीके के चुनावी समीकरण, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हुए अभी ज्यादा वक्त तो हुआ नहीं है, अब आपको लगता है कि जो पिछले चुनाव थे वो तस्वीर फिर से आपके लिए उभर पाएगी हरियाणा में? ममता जी देखिए, राज्य में अगर विकास की बात करें तो 5 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, 90% मलेरिया के केसों में कमी आई है, 70% डेंगू के केसेस में कमी आई है। चलिए ये 50 लाख परिवारों को जोड़ा गया है। आप में विश्वास है, ये और बात है। लेकिन अभय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। ऋषि जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, ऋषि जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, 1 मिनट। अभय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, हमने एक तस्वीर अभी सामने रखी कि किस तरीके से चुनावी समीकरण इस बार बिल्कुल अलग हैं। इन चुनावी समीकरणों के मद्देनजर
बड़ी पार्टियां, क्योंकि ये माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला तो भाजपा और कांग्रेस के बीच है, इन बड़ी पार्टियों, दोनों पार्टियों के सामने किस तरह की मुश्किल या आसान लगता है आपको चुनाव? कौन सी पार्टी के सामने किस तरह की चुनौतियां देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि 2014 में जो बीजेपी को जितना वोट आया था, उसके अपेक्षा 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3.39% ज्यादा वोट आया, यानी 7 सीटें घट गई थी। बीजेपी का टैली 47 से 40 आ गया था, लेकिन बीजेपी का वोट 2014 के अपेक्षा 19 में इंक्रीज किया था, बढ़ा था 3.39%। तो ऐसा नहीं, एफपीटीपी जो वोटिंग सिस्टम है उसके अनुसार वोट ज्यादा आके भी कम सीटें आ सकती है, और ऐसा होता है। ऐसा मल्टीपल एग्जांपल है, और कहिएगा तो मैं बता सकता हूं। मैं मल्टीपल एग्जांपल, एक बार कर्नाटक में भी हुआ है, बीजेपी को कम वोट आया था लेकिन ज्यादा सीटें आई थी, सरकार बीजेपी बनाई थी। अभी जो अभी से पहले आखिरी वाला इलेक्शन जो मध्य प्रदेश में हुआ था, बीजेपी को ज्यादा सीटें थी लेकिन बीजेपी को कम सीटें थी, वो वोट ज्यादा आया था। तो इस तरह एफपीटीपी वोटिंग सिस्टम में ऐसा होता है। इसीलिए अगर आप 2014-19 के आधार पर 24 को ड्राइव करने का प्रयास करिए तो इस बात को ध्यान में रखें। उसके बाद एक वहां नए फैक्टर जुड़ा है, और उस फैक्टर पर किसी का ध्यान कम जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो है आम आदमी पार्टी का फैक्टर। आम आदमी पार्टी क्या रोल प्ले करने जा रही है, किस तरह से करने जा रही है, इस पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं गुजरात में आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस को अगर हम लोग करते हैं, तो पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी 180 सीट पर चुनाव लड़ी और 40 सीट पर नंबर 2 पर रही है। 40 5 सीट जीती थी, 35 सीट पर दूसरे पैदान पर थी। मैं आपको बता दूं कि 40 सीट पर आम आदमी पार्टी का फाइट हुआ था बीजेपी से। एक भी सीट पर कांग्रेस नहीं थी, और जिन 5 सीट कांग्रेस आम आदमी पार्टी जीती है, कांग्रेस पार्टी का जमानत जब्त हुआ था, मतलब कि कांग्रेस के सारे वोटर्स आम आदमी पार्टी पर आ गए। तो कहने का अर्थ है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी क्या रोल प्ले करती है, किस तरह आगे बढ़ती है, उस पर इलेक्शन का आउटकम बहुत कुछ डिपेंड करता है। और छोटे छोटे दल हैं, ऊपर से अगर बीजेपी के खिलाफ की बात करें, बिल्कुल सही बात है, अभी इलेक्शन ओपन है, कुछ भी हो सकता है, क्या होगा। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वोट जितना बन रहा है, वह कांग्रेस के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। आईएनएलडी का अलग अलायंस बन रहा है, जेजेपी का अलग अलायंस बन रहा है, तो किस तरह से, किस दिशा में इलेक्शन जाएगा, वो देखने वाली। चलिए, यहाँ पर एक और बड़े फैक्टर की बात सब दोनों पार्टियों से करना चाहूंगी, वो है आंतरिक कलह। और आंतरिक कलह सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, बीजेपी में भी नजर आती है, क्योंकि वहां भी असंतुष्ट नेता नजर आ रहे हैं। ऐसे में ऋषि जी, पहले अगर कांग्रेस की बात करना चाहूं तो शैलजा और हुड्डा जी के बीच में जो आपसी कलह थी, उसको कहां तक थाम पाई है पार्टी? देखिए, पहले जो हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट है पैनल में, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस बीजेपी का जो पर्सपेक्टिव है, यदि कांग्रेस माइंडसेट से भी हटा के बात करूं तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जो बीजेपी का पर्सपेक्टिव है डिवीजन ऑफ वोट्स, जो एंटी गवर्नमेंट वोट है उसका डिवीजन किस प्रकार से होता है, ये उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, गुटबाजी हर पार्टी में है, यह मैं मानता हूं। शैलजा जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, मुख्यमंत्री के चेहरा बनना चाहती हैं, दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा है। तो देखिए, लेकिन कांग्रेस ने तालमेल बैठाया है। उन्होंने स्पष्ट कांग्रेस ने मैसेज दिया है कि आप सबको मिलकर चुनाव लड़ना है। चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे संख्या बल पे और पार्टी हाईकमान का क्या निर्णय होता है, उस आधार पे मुख्यमंत्री का कौन होगा ये डिसाइड होगा। उसी तरह बीजेपी में देखिए, अनिल विज साहब अलग मुंह फुलाए हुए हैं, खट्टर साहब का अलग रुख है। नायब सैनी, जिस उम्मीद से बीजेपी नायब सैनी को जिम्मेवारी दी, आप कांग्रेस की बात करिए ना, आंतरिक कलह का सवाल लेकर मैं जाऊंगी उनके पास, वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन कांग्रेस में क्या उम्मीदवार टिकट देने में भी कितनी बड़ी मुश्किल से जूझेगी कांग्रेस? जूझ रही है, बोलना चाहिए जी। कांग्रेस ने स्पष्ट अपने नेताओं को संदेश दिया है कि एकजुट होकर चुनाव लड़िए। बीजेपी में दम नहीं है कि कांग्रेस को हरा दे। कांग्रेस को हरा सकती है तो कांग्रेस ही हरा सकती है। तो यदि गुटबाजी रहेगा तो जो चांस आपके हैं चुनाव जीतने के, वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड, मैं ऑन द रिकॉर्ड बताऊं ममता जी, एज ए पत्रकार, मैं पत्रकार भी हूं, कांग्रेस के चांस जीतने के अधिक हैं। ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के नेता बताते हैं कि 15 से 20 सीट जीत जाए, ये काफी है हमारे पार्टी के लिए। किस प्रकार का गुटबाजी है बीजेपी में? चलिए, ये आकलन आपका है, धनंजय जी से भी उनका आकलन लेते हैं। धनंजय जी, क्योंकि ये बात तो सर्वविदित है कि असंतुष्ट नेता हर दल में होते हैं, बीजेपी में भी हैं। हरियाणा में ये चुनौती कितनी बड़ी आपको लग रही है? और जैसा कि कहा है ऋषि जी ने भी, क्या भाजपा कितनी सीटों की उम्मीद रखती है भाजपा? हालांकि अभी ममता जी प्रोसेस चल रही है,
जी ममता जी 2 सेकंड लूंगा मैं। राव इंद्रजीत सिंह अपने नहीं, मैं 2 मिनट देता हूं, और भी कुछ कहना है तो कह लीजिए, लेकिन दूसरे के समय ना कहिए प्लीज। 2 सेकंड बड़े भाई हैं आप। नहीं 2 मिनट ले लीजिए, लेकिन अपने समय में। 2 सेकंड बड़े भाई, राव इंद्रजीत सिंह को मनाने के लिए प्रधानमंत्री जैसे कद के नेता को इंटरफेयर करना पड़ता है। जो पार्टी ये क्या कहते हैं, ऋषि जी ये बात इसलिए बेतुकी लगती है कि कांग्रेस आला कमान तो हर जगह हर कलह को हल करने के लिए कांग्रेस आला कमान का ही रुख करता है। हर दल हर जगह हर राज्य में ये बात देखी जा रही है। तो ये तो पार्टियों का आंतरिक मामला है ना कि कौन कहाँ हल करता है। आपने बात तो छेड़ दी है, अब इस बात का जवाब भी ले लेते हो धनंजय जी से। धनंजय जी क्या जवाब देंगे? नहीं जवाब सबके पास है, उनके पास भी अपना जवाब है। धनंजय जी बताइए। ममता जी, कांग्रेस की हकीकत यह है ना कि मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने के लिए कांग्रेसी कुछ दिन ख्वाब देख रहे हैं। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं होता है, ये कांग्रेस कल्चर से यहाँ लोग नहीं है। यहाँ तपे तपाए तपोनिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक पूरी श्रृंखला है जिसमें हर व्यक्ति कार्यकर्ता है। आपने बोला, उन्होंने सुना, अब आपको उनकी सुननी होगी। बोलिए, मजाक करने नहीं बैठा हूं आपसे। प्लीज स्पीक एट योर ओन टाइम। ऋषि जी आप बीच में मत बोलिए। प्लीज स्पीक एट योर ओन टाइम, बदतमीजी नहीं। धनंजय जी आप बोलिए। मैं आपके समय में सुनता रहा, आप जो मन किया बोलते रहे, आप सुनते रहने। अगर कुछ कमी पड़ गई तो 1 मिनट और दे देता हूं, बोल लीजिए। बोलिए। ऋषि जी 1 मिनट उनको मैं सिर्फ जानता था कि कांग्रेस में एक राहुल गांधी ही है जिनके गुब्बार नहीं निकल रहे। सबका वही हाल है, समर्थकों का भी वही हाल है। अधिया पर ढेला ढोना बिहार में कहावत है, वो जो अधिया पर ढेला ढो रहे हैं उनका भी वही हाल है। अरे भाई सुन तो लो यार, कान तो भगवान ने 2 दिए हैं, इसलिए कि सुने। धनंजय जी आप अपनी बात रखिए, वक्त थोड़ा कम है। हो गई है जी धनंजय जी। ममता जी, भारतीय जनता पार्टी के तपे तपाए कार्यकर्ता, तपोनिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे यहाँ पद नहीं दायित्व होता है। हर कार्यकर्ता दायित्व बोध से बंधा होता है। और जब प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री 303 सीट जीत कर भी जाते हैं तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होना गौरव की बात है। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जाते हैं कर्नाटका में सरकार बनवाने के लिए, तो लिस्ट लेकर कहते हैं कि मैं आला कमान के पास जा रहा हूं बात करने के लिए। आला कमान तय करेगा कि कौन कर्नाटक का मुख्यमंत्री होगा। हमारे यहाँ कोई हाई कमान, आला कमान और 5 पीढ़ियों से जो पार्टी एक परिवार की पांव पोछ है, वहां कार्यकर्ता बोध से कोई नहीं है। सत्ता के शोध के लिए लोग हैं, कार्यकर्ता बोध के लिए नहीं है। हमारे यहाँ भारत की अस्मिता को, भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता को यही सिखाया जाता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता उसी ढंग से है और हमारे यहाँ जो संगठन का आदेश होगा उसका पालन हर व्यक्ति करेगा। जी चलिए, यहाँ पे अभय कुमार जी आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी, क्योंकि जो आंतरिक कलह दिखती है राज्यों में, बहुत बार देखा जाता है कि सीट दर सीट अगर बहुत करीबी मुकाबला होता है तो ये एक बाधक के रूप में सामने आता है। वोट कटवा भी बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे बन जाते हैं। आपको लगता है कि हरियाणा के चुनाव जो इस बार होने हैं, जिस तरीके से लोकसभा के चुनावों का हमने बताया कि 44 सीटों पर 29 के हिसाब से अगर हम आकलन करते हैं तो बीजेपी को फायदा हो रहा है, 42 पर कांग्रेस को, लोकसभा चुनावों के हिसाब से। क्या लगता है आपको कि इस बार के चुनावों में ये फैक्टर कितना बड़ा या अहम हो सकता है? बिल्कुल, यह फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में लगभग 90% से अधिक वोट इन दोनों कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलायंस को और बीजेपी में बटा था। लेकिन जब हम विधानसभा में आते हैं तो वही मल्टीपल कैंडिडेट्स हो जाते हैं, उतना ही वोट को ज्यादा लोगों में बटना होता है। तो हम मान करके यहाँ पर देखें तो हम यह पाते हैं कि यह कभी भी बीजेपी को माइनस कर देना कि बीजेपी आउट ऑफ रेस हो गई, बिल्कुल नहीं है। 44 सीट पर बीजेपी अभी भी आगे रही है। और वस्तु स्थिति यह है कि जितना वोट का डिवीजन हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी वोट का या बीजेपी विरोधी वोट का जिस तरह डिवीजन होता दिख रहा है, उसमें मैं बीजेपी को बिल्कुल कमजोर नहीं देख रहा हूं, बल्कि कांटे की लड़ाई है। देखिए किस कैसे आगे बढ़ता है। जी चलिए, और वैसे भी अगर उदाहरण कांग्रेस का लेते हैं तो 90 सीटों के लिए 2500 उम्मीदवारों की इनके पास एप्लीकेशंस आई हैं। ऐसे में जाहिर है कि सीटें तो सिर्फ 90 ही, टिकट सिर्फ 90 ही देनी है। तो बाकी जो उम्मीदवार हैं वो क्या असंतुष्ट उम्मीदवारों की कतार में नजर आएंगे? ये तमाम चुनौतियां सभी दलों के सामने होंगी। फिलहाल देखना होगा क्या रुख लेता है हरियाणा का चुनाव प्रचार। फिलहाल मेरे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और न्यूज़ नाइट में यहां वक्त चला एक ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्लीय पशुओं की शक्ति मिलकर
एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से टेलीफोन पर बातचीत की। इन खिलाड़ियों में मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस शामिल हैं। उन्होंने प्रत्येक विजेता को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। पीएम ने अवनी लेखरा को भी खेलों में उनके अन्य प्रयासों में भी सफलता की कामना की। पैरालंपिक्स में एक खेल कार्यक्रम में भाग लेने के कारण वे कॉल में शामिल नहीं हो पाई। मैं देश के लिए सिर्फ दूसरी बार हाँ जी सर, वो भी काफी मोटिवेट हुए हैं सर इस मेडल से। सर काफी अच्छा मौसम है यहाँ पे और भारतीय निशानेबाज काफी अच्छी मेहनत करके आए हैं और डेफिनेटली हम ज्यादा मेडल लेके जाएंगे पिछली बार से। सर काफी खुशी का माहौल है सर टीम में और अवनी ने स्टार्टिंग की थी गोल्ड से तो हम उसको मेंटेन करके चल रहे हैं कि हम पिछली बार 5 मेडल थे, अब की बार हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 7 मेडल लेके जाएं। हाँ जी सर वो अप्रिशिएट कर रहे हैं सर इंडिया को कि पहले एक भी मेडल नहीं आता था, अब इतने सारे मेडल लेके जाते हैं। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। हाँ जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। नमस्ते सर, मैं रुबीना फ्रांसिस। हाँ जी सर। बढ़िया सर। सर लास्ट टाइम 7th पे थी मैं टोक्यो पैरालंपिक्स में, अभी आई गॉट ब्राउन्स, तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं एंड मैच्योरिटी से मैंने इस बार सारी चीज़ें हैंडल करी है, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। जी जी सर। जी 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 सर। थैंक यू सो मच सर। और बाकी खिलाड़ी जिनके खेल अभी चल रहे हैं उनको भी, और जिनके खेल बाकी है उनको भी, जो भी आप लोगों से मिले मेरी तरफ से जी जी सर। और सबको मेरी तरफ से बधाई भी दीजिए। जी मौका मिलता ही अवनी से अलग से बात आप सबको बहुत शुभकामनाएं।
थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो पैरालंपियंस का उत्साहवर्धन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वंदे भारत ट्रेन में पहली बार स्लीपर कोच की सुविधा मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में BEML के कारखाने में वंदे भारत के स्लीपर कोच के रेप्लिका का जायजा लिया। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने वंदे भारत के इन नए स्लीपर कोच का जायजा लिया। 15 फरवरी 2019 को आपने देश की पहली वंदे भारत ट्रेन को पटरियों पर दौड़ते हुए देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वाराणसी के लिए वंदे भारत का चेयर कार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह दूसरी तस्वीर है जो कि वंदे भारत चेयर कार की जगह वंदे भारत स्लीपर कार की है। यानी अभी तक पहला वंदे भारत ट्रेन चेन्नई के ICF फैक्ट्री में बनाया गया जो कि चेयर वर्जन था और इसे BEML यानी बेंगलोर में बनाया गया है। जैसा आपने मेट्रो में देखा, वंदे भारत चेयर कार में देखा, बिल्कुल वैसे ही इसका आप इंजन देख सकते हैं। ट्रेन सेट कह सकते हैं इसे, दोनों साइड से कोई अतिरिक्त इंजन इसके अंदर नहीं है। तो इस ट्रेन में 16 बोगियां हैं जिसमें से 4 बोगी जो है 2 AC की है, 1 बोगी जो है वो आपकी फर्स्ट AC की और बाकी की जो बोगियां हैं वो थर्ड AC की जो है वो बोगियां हैं। अब अंदर इसके फैब्रिक्स कैसे, किस तरीके का स्लीपिंग अरेंजमेंट है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये स्लीपर है, थर्ड AC स्लीपर कोच है। 1, 2 और ये 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तीनों सेकेंड में पहले जो है आपको विंडो का बाहर देखने का आपको नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपको सेकेंड में भी विंडो को देखने को मिलेगा। साथ में टच लाइट या जो सुविधाएं हैं वो इसमें दी गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हमारे साथ हैं, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर मौजूद है। सर, कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं आप इसे रेलवे का, भारतीय रेल के लिए? वंदे भारत ट्रेन के जो चेयर कार है उसके बाद अब ये स्लीपर कोच। वंदे स्लीपर, वंदे मेट्रो, वंदे चेयर कार और अमृत भारत, ये 4 गाड़ियाँ टोटली नए डिज़ाइन के साथ, इम्प्रूवमेंट के साथ बनाई गई है। और लगातार ये ध्यान रखा गया है कि पैसेंजर्स की सेफ्टी, पैसेंजर्स की कन्वीनियंस और जो स्टाफ है इसमें, चाहे सर्विंग स्टाफ हो, चाहे मेंटेनेंस का स्टाफ हो, चाहे ड्राइवर की कैब हो, उन सब का विशेष ध्यान रखा गया है। भारतीय रेल ने जो क्रू मेंबर्स हैं उनके लिए बैठने के लिए, उनके लिए लेटने के लिए यहाँ पर जो है उनकी सुविधा यहाँ पर प्रदान की है। आप यहाँ पर देख सकते हो क्या तब्दीली है पुराने और नए ट्रेन के अंदर। वंदे भारत ट्रेन स्लीपर कोच, वाटर होल्डर, नीचे भी वाटर होल्डर दिया गया है। सामान रखने के लिए आप देख सकते हैं कि अलग से इसमें लगेज केबिन भी बनाया गया है। स्लीपर लॉक सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ताकि कोई गिरे नहीं। इंफोटेनमेंट की सुविधा है यहाँ पर। हर स्टेशन के आने के पहले शौचालय की ये आपको जानकारी मिलेगी। टच लाइट से लेकर के मोबाइल चार्जिंग पॉइंट तक ये यहाँ पर ये सारी आपको फैसिलिटी दी गई है। स्लाइडिंग डोर की व्यवस्था है इस पूरे ट्रेन के अंदर, जैसे आपने वंदे भारत चेयर कार के अंदर भी देखा था। फैब्रिक्स की बात करें तो सनराइज जो है इसको कलर दिया गया है, साथ में ग्रे कलर दिया गया है यहाँ पर। और जो क्रू मेंबर्स के हैं, जो दिव्यांग जनों के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? देखिए, दिव्यांग जनों के लिए खास तौर पर इस ट्रेन में ये 2 कोचेस बनाए गए हैं। यानी दिव्यांग जन जो हैं, जो यहाँ पर जिनके पास स्पेस भी हो, और दिव्यांगजन जो कि यहाँ पर उनके लिए स्लीपर की व्यवस्था की गई, जो पहली बार भारतीय रेल में किसी ट्रेन के अंदर आप देख सकते हैं। स्लाइडिंग डोर के अलावा भी अगर हम इसके टॉयलेट्स की बात करें तो थोड़ी तब्दीली है। अगर चेयर कार में आपने देखा होगा इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिलता है आपको। बायो टॉयलेट्स का ही यूज़ है, लेकिन बच्चों के लिए, अगर उनके टेक केयर के लिए, उसके लिए भी इसमें स्पेस दिया गया है। साथ में थोड़ा जो है इसको और मॉडर्न बनाया गया है। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। CCTV की व्यवस्था की गई है। हर कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो तकरीबन 8 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। अब यात्रियों को एक नया अनुभव होगा निश्चित तौर पर। फिलहाल ये पहली जो रैक है वंदे भारत स्लीपर की, ये रैक बन के तैयार है। अब इसे RDOC के हवाले किया जाएगा, जो इसका 2 महीने तक जो इसकी टेस्टिंग करेगी, और उसके बाद इसे ट्रैक पर उतारा जाएगा। इसको जो है इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। उम्मीद ये की जा सकती है कि दीपावली तक इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। कैमरामैन जगमोहन के साथ अभिषेक सिंह, DD न्यूज़, बेंगलुरु।
तो तमाम आधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित होगी ये वंदे भारत स्लीपर कोच। साथ ही दिव्यांग जन के लिए भी एक्सेसिबल सुगम्य है ये वंदे भारत। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद होगी बात पश्चिम बंगाल की, जहां विभिन्न क्षेत्रों के अस्पतालों से 2 और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के कथित मामले सामने आए हैं। वक्त एक ब्रेक का। अच्छे भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। वो मिस्टर विकास की फाइल। आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरजी कर हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर, वहां जो घटना घटी थी उसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर जो आवाज उठी है वो दिन पर दिन और मुखर होती जा रही है। विरोध प्रदर्शन भी स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच हावड़ा और बीरभूम से 2 और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले भी सामने आए हैं, जिसके बाद अब जहां एक ओर जनाक्रोश बढ़ गया है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी टीएमसी पर और ममता सरकार पर जोरदार ढंग से आक्रामक हमले कर रही है। पश्चिम बंगाल के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि राज्य के 2 अन्य अस्पतालों में यौन उत्पीड़न के मामले सामने आने से लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। पहला मामला हावड़ा के एक अस्पताल का है, जहां एक कर्मचारी पर 14 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ की कोशिश का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये लड़की इसी अस्पताल में भर्ती थी और CT स्कैन के लिए ले जाई जा रही थी और वहां काम करने वाले एक लड़के ने उसे अकेला पाकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। भाजपा ने घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अस्पताल अधीक्षक के इस्तीफे की मांग की। वहां पर कार्यरत एक लड़का जो उसके परिवार की महिला को CT स्कैन सेंटर से बाहर रख के उसको अकेले में पाया और अकेले में पाने के बाद उसके साथ में दुर्व्यवहार किया। देश में मरीज और डॉक्टर और अस्पताल की सुरक्षा की बात उठ रही है। इसी हावड़ा हॉस्पिटल में पोस्टर लगा हुआ है, नो सिक्योरिटी नो ड्यूटी। उसके बावजूद एक महिला का CT स्कैन होगा, वहाँ कोई महिला सहायक क्यों नहीं होगी? ये पूर्ण रूप से हावड़ा जनरल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट का नकारापन है, उनका निग्लिजेंसी है। हम लोग घेराव किए हैं और सुपरिटेंडेंट के तत्काल बर्खास्तगी की मांग किए हैं। FIR में उनका नाम भी डाला जाए, क्योंकि उनके नकारापंथी के चलते ही, उनके गलत नीतियों के चलते ही ये घटना घटा है। उधर बीरभूम जिले के एक सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद नर्स के साथ भी कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यहां नर्स ने मरीज पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी गई तहरीर में नर्स ने कहा है कि न सिर्फ उसे गलत तरीके से छुआ गया, बल्कि आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया। यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे अस्पताल के स्टाफ भी आक्रोशित हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन घटनाओं के सामने आने के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया है और कहा है कि टीएमसी के राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लास्ट 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में टोटल 6 रेप और मोलेस्टेशन की घटना घटी है। प्रशासन पूरी तरीके से फेल्यूर हो चुकी है और पूरी यहाँ पे जो पुलिस व्यवस्था है, पूरी तरीके से टूट चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो ममता बनर्जी है। इसलिए ममता बनर्जी को कोई मोरल अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है कि अपने पद पर बैठे रहे। वो अपना पद छोड़ के जाए, इससे ही बंगाल का मंगल है।
इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बलात्कार हत्या मामले की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए भाजपा का 7 दिवसीय धरना जारी है। स्थानीय लोगों ने कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर में विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता के आरजीकर रेप मर्डर को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच अस्पताल में हुए निर्माण को लेकर सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने पिछले 3 साल में यहां हुए कंस्ट्रक्शन और टेंडरों से जुड़ी जानकारी मांगी है। इस मामले की जांच सीबीआई ही कर रही है। इस मामले की जांच के दौरान सीबीआई को अस्पताल में चल रहे कथित भ्रष्टाचार के मामले की जानकारी भी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आर्थिक मोर्चे से अच्छी खबर आ रही है कि अगस्त माह का जीएसटी कलेक्शन 1,75,000 करोड़ रुपए का रहा, जो बीते वर्ष के 1,59,000 करोड़ के मुकाबले 10% अधिक है। अगस्त महीने में केंद्रीय जीएसटी कलेक्शन 39,000 करोड़ रुपए रहा और स्टेट जीएसटी के तौर पर 38,400 करोड़ रुपए का संग्रह किया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2024 में घरेलू राजस्व 9.2% बढ़कर लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया, तो वहीं वस्तुओं के आयात से जीएसटी रेवेन्यू 12% बढ़कर 49,976 करोड़ रुपए हो गया। खबरें और भी है, लेकिन उनका रुख करने से पहले यह वक्त तो चला है एक ब्रेक का। देखते रहे न्यूज नाइट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके समापन सत्र में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शिरकत की और अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने जहां एक ओर महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं, इन चुनौतियों का जिक्र किया, लेकिन साथ ही इस मंच से एक बड़ा संदेश जो राष्ट्रपति ने दिया वो ये कि न्यायपालिका को और अधिक पारदर्शी, मानवीय और सक्षम होना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन समारोह में शिरकत की। इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उच्चतम न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह भी जारी किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने लंबित मामलों की संख्या को न्यायपालिका के समक्ष एक बड़ी चुनौती बताते हुए लंबित मुकदमों का जल्द समाधान निकालने पर जोर दिया। सम्मेलन में राष्ट्रपति ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसी चुनौतियों का भी जिक्र किया। जनपद स्तर के न्यायालय ही करोड़ों देशवासियों के मस्तिष्कों में न्यायपालिका के छवि निर्धारित करते हैं। इसलिए जनपद न्यायालय द्वारा लोगों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कम खर्चों पर न्याय सुलभ कराना हमारी न्यायपालिका की सफलता का आधार है। मुकदमे की पेंडेंसी और बैकलॉग न्यायपालिका के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। इस समस्या को प्राथमिकता देकर सभी हितधारकों को समाधान निकालना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि न्याय से संबंधित मुद्दों के समाधान को मिलकर निकालने की जरूरत है। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि हाल के वर्षों में जुडिशियल ऑफिसर्स के चयन में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। इस वृद्धि के कारण कई राज्यों में कुल जुडिशियल ऑफिसर्स की
संख्या में महिलाओं की संख्या 50% से कहीं अधिक है। मैं आशा करती हूं कि न्यायपालिका से जुड़ी सभी लोग महिलाओं के विषय में पूर्वाग्रह से मुक्त विचार, व्यवहार और भाषा के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा कि लंबित मामलों के प्रबंधन के लिए काम करने वाली समिति ने मामलों को निपटाने के लिए एक कार्य योजना बनाई है। साथ ही प्रधान न्यायाधीश ने न्यायपालिका को अधिक पारदर्शी, मानवीय और सक्षम बनाने पर जोर दिया। The time has really come now to truly think of national integration by having a recruitment to the judicial service which crosses the narrow domestic walls of regionalism and state-centered selections. Addressing infrastructural gaps requires a strong government-court partnership. Coordinating with High Court's infrastructure committees and integrating engineering and research and development can expedite projects for a future-ready judiciary. देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें जिला न्यायालय से संबंधित विषय जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, मामला प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर विचार विमर्श किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां विरोध प्रदर्शन की सियासत जोर पकड़ रही है, जहां महाविकास अघाड़ी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को ही सियासी मुद्दा बनाकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, तो वहीं महायुति गठबंधन ने भी महाविकास अघाड़ी के खिलाफ इस मसले पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही माफी मांग चुके हैं। महाराष्ट्र में चुनाव करीब है। जनता के बीच जाने के लिए राजनीतिक दलों को मुद्दों की तलाश है। रविवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर गंभीर आरोप लगाए। महाविकास अघाड़ी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को सियासी मुद्दा बनाते हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो जवाब में महायुति भी सड़कों पर उतर आई और विपक्ष के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव में हार को देखते हुए वे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। ये जनता महाराष्ट्र की बहुत ही सुज्ञ है, समझदार है। आने वाले इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, उनको हार उनकी नजर आ रही है और इसलिए नजदीक बहुत ही घोड़ा मैदान नजदीक है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के मार्च को विशुद्ध रूप से राजनीतिक बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं किया। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस से माफी की मांग की। पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। उधर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में महाविकास अघाड़ी ने दक्षिण मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक मार्च निकाला। महाविकास अघाड़ी मूर्ति गिरने की घटना को भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बता रही है। दरअसल सिंधु दुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण पिछले साल किया गया था, जो पिछले दिनों गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालांकि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना पर अफसोस जताते हुए माफी मांगी थी। सरकार ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया है। शुक्रवार को मामले में पहली गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट पर FIR दर्ज की गई है। महाअघाड़ी घटना को राज्य की जनता का अपमान बता रही है, तो वहीं महायुति इसे विपक्ष की कोरी सियासत बता रहा है। आशीष सिलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। न्यूज नाइट में फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का।
एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की ईएमआई जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और असम से कंट्रैक्चुअल टीचर्स के लिए अच्छी खबर आ रही है कि 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के अपने वायदे को पूरा करते हुए असम सरकार कल 23,900 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेगी। समग्र शिक्षा के तहत 23,956 संविदा शिक्षकों को स्थायी शिक्षक नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाएगा। साथ ही पिछले 3 वर्षों में राज्य में सरकारी नौकरियों की कुल भर्ती बढ़कर 1,24,345 हो जाएगी। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए खबरें, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। तेलंगाना के वारंगल शहर में लगातार बारिश के कारण जल भराव की स्थिति बनी हुई है। उधर असम की राजधानी गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर जल भराव देखा गया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक के बाद भाजपा महासचिव तरुण चुग ने कहा कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती लोगों को भ्रमित करते हैं। जनता ने इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल के पलक्काड में बुद्धिजीवी वर्ग से मुलाकात की। इनमें वकील और अध्यापकों के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों के गणमान्य लोग शामिल रहे। भाजपा अध्यक्ष ने इनके साथ अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने वर्ष 2047 तक राष्ट्र को विकसित देश बनाने के लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्य प्रदेश के दिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखपति दीदी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। वर्तमान में 1 करोड़ 11 लाख बन चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दीदियों को इतना काम सौंपा जाएगा कि अगर वो काम करना चाहेंगी तो लखपति बन जाएंगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा का 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सभी को अनुशासन में रहकर काम करने की आवश्यकता है। असम तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अनुभव किया है कि असम के लोग राज्य में टीएमसी को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। अगर मैं टीएमसी में ही बना रहता तो मुझे कुछ हासिल नहीं होता। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 64वां स्थापना दिवस मनाया। एनसीईआरटी के स्थापना दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस वेबर, निर्माण का रियल हीरो।